टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास होगी केवीएस की, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचा हुआ है जो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है उसका थ्योरी पोर्शन हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाकी जितना भी सब सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी थोड़ा मोड़ा बच गया होगा, 1-2 घंटे की क्लास जो चलेगी उसके अंदर हम लोग सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और जितना भी अब तक हो रखा है उसको आप लोग अच्छे से उसे रिवाइज वगैरह कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और फिर देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं और क्या क्या हम लोग को करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट को फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो मेरा कंप्लीटली फिल्ड बैंड होता है। दूसरा कह रहा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है। तीसरा कह रहा है जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है ट्वाइस द स्पीड ऑफ द होल से। और चौथा कह रहा है ऑल। बताइए जरा इसमें से कौन सी ऑड स्टेटमेंट है। 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग, बताइए फटाफट। चलिए देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए कि हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है वो मेरा सबसे पहले टॉप मोस्ट बैंड होता है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। और कंडक्शन बैंड जो होता है हमारा वो या तो एम्प्टी होता है या मेरा पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है अपना वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है मेरा, ये मेरा कंप्लीटली फिल्ड बैंड होता है। कंप्लीटली फिल्ड या पार्शली फिल्ड बैंड होता है। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, जो हमारा बैलेंस बैंड होता है ना, इसका मेरा हाईएस्ट एक्यूपाइड बैंड होता है। ये मेरा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। और एक चीज और याद रखना, जो हमारा ये बैंड होता है वैलेंस बैंड होता है, इसकी लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और तो कुछ याद नहीं रखना। हाँ, और एक याद रखना है कि आप लोग को वैलेंस बैंड के अंदर होल मिलेंगे आपको और कंडक्शन बैंड के अंदर आप लोग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा और जो मेरा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड 2 टाइम स्पीड ऑफ होल होगी। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। तो अगर आप इतना भी समराइज करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि जो कंडक्शन बैंड मेरा कंप्लीटली फिल्ड बैंड होता है गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी तो गलत है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है ट्वाइस द स्पीड ऑफ द होल, ये सही है। तो ऑड स्टेटमेंट बनेगा सी। आई होप ये वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट को फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला बोला है जो डिफ्यूजन करंट है वो अकर्ड होता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा कह रहा है जो डिफ्यूजन करंट है वो मेरा फंक्शन होता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी का। तीसरा कह रहा है जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है और मोबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईच अदर के। चौथा कह रहा है जो डिफ्यूजन करंट है वो ओबे करता है फिक लॉ को। मतलब क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा जा रहा है कि भाई आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या, आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बीच में।
क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम किया है एग्जामिनर ने। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं भाई डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए एक चीज आप समझिएगा, जो मेरा ड्रिफ्ट करंट होता है ना, इसमें जो भी हमारा चार्ज का मूवमेंट होता है वो होता है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट करंट में चार्ज का मूवमेंट इज ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट, लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन होता है, ये हमारा ये मेरा फ्लो ऑफ चार्ज होता है फ्रॉम हायर डेंसिटी या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक चीज आपको ये पता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। देखिए जो हमारा डिफ्यूजन करंट होता है, उसके अंदर हमारा एक रिलेशन बनता है आइंस्टाइन इक्वेशन का रिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं d बाई म्यू इक्वल टू के टी बाई ई। ठीक है, और अगर हमारा T सपोज कीजिए 23 डिग्री सेल्सियस है या 300 डिग्री केल्विन है, उस वक्त में जो D होता है वो हमारा बनता है म्यू बाई 39, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी और D इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अंदर दिया होता है म्यू इंटू ई दिया होता है। तो अगर आप लोग करंट डेंसिटी निकालेंगे, टोटल करंट डेंसिटी निकालेंगे ड्रिफ्ट में, या इसको ऐसे लिखे, हाँ हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट में अगर आप लोग टोटल करंट डेंसिटी निकालेंगे, टोटल करंट डेंसिटी किस किस से निकलेगी भैया, एक तो इलेक्ट्रॉन से निकलेगी और एक होल से निकलेगी। टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो क्या बनेगा, ये बनेगा J इक्वल टू जे ई प्लस जे एच। तो जे ई कितना होता भैया, वही होगा ई म्यू एन इंटू ई, और इसका क्या बनेगा बताइए, इसका बन जाएगा हमारा ई म्यू एच पी इंटू ई, वेयर एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और पी इज द होल डेंसिटी। ठीक है, ठीक, बस इतना ही आप लोग को याद रखना, और क्या ही याद रखेंगे, इतना आप लोग याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आप लोग से डिफरेंस भी पूछ ले ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बीच में, तो 2-4 डिफरेंस याद रख लीजिएगा। देखिए मैंने बताया था कि जो मेरा ड्रिफ्ट करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है, ये भैया हमारा चार्ज डेंसिटी की वजह से होता है एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा देखिए जो ड्रिफ्ट करंट होता है
ये मेरा ओम लॉ को ओबे करता है, लेकिन जो मेरा डिफ्यूजन करंट होता है ये मेरा फिक लॉ को ओबे करता है, ठीक है। हाँ, और जो ड्रिफ्ट करंट होता है ये मेरा परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिफ्यूजन करंट होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन परमिटिविटी। राइट, तो ये चीज, ये 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार यार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम है इसका। तो क्या कह रहा है कि जो भैया डिफ्यूजन करंट, इसमें से आपको सीधा एक बात देखिए, डिफ्यूजन करंट ओबे फिक लॉ, ये तो ट्रू है। डिफ्यूजन कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फॉल्स। डिफ्यूजन करंट गलत है, डिफ्यूजन करंट अकर्ड बिकॉज ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक। ये देखिए ये वही टॉपिक्स हैं जहां पे आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं ताकि हम लोग किसी चीज को हम लोग इसके थ्रू क्लियर कर दें, और जो जो चीज जैसे जैसे हमारा फिल्टर्स वगैरह होगा उसको मैं आपको समझा दूंगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कैलकुलेट कीजिए मोबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब ये म्यू ई पूछना चाह रहा है किसके केस में, सिलिकॉन के केस में 300 डिग्री केल्विन के ऊपर। 300 डिग्री केल्विन मतलब समझ रहे क्या हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। अगर कह रहा है डिफ्यूजन कांस्टेंट, मतलब इसने डी की बात कर रहा है कितना, 0.00385 निकाल सकते हैं। हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आइंस्टाइन रिलेशन से निकल जाएगा। आइंस्टाइन रिलेशन क्या कह रहा था भैया बताओ भैया, आइंस्टाइन रिलेशन ने क्या कहा था, डी जो होता है वो जो म्यू होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 39 डी के इक्वल होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, 39 डी इंटू इलेक्ट्रॉन। ये कब वैलिड है, जब भैया मेरा 300 डिग्री केल्विन होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्या करना है, म्यू ऑफ ई निकालना है, 39 गुणे में 0.0385 कर दीजिए। तो ये लगभग 4 से, तो 4 × 36, 4 × 12, 3 15, तो मतलब आंसर बनेगा ए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ए आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। बस आप लोग यूनिट वगैरह याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यूनिट किसकी याद रखनी है, यूनिट पूछ सकता है, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट हमारा उसकी यूनिट देख लीजिए, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड की होती है, और जो हमारी इसकी यूनिट होती है क्या मोबिलिटी की, वो हमारी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है। तो ये सब यूनिट थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोग से, ठीक है। आगे बढ़ दे, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आ सिलिकॉन डायोड हैज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.2 वोल्ट। भैया कह रहा है कि सिलिकॉन डायोड है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 1.2 वोल्ट का है। ये कब है, जब मेरा डीसी करंट, फॉरवर्ड डीसी करंट है 100 मिली एम्पियर का। अब पूछ रहा है इट हैज अ रिवर्स करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। भैया रिवर्स करंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर का रिवर्स करंट है। तो रिवर्स करंट लिख लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर है। कब, जब मेरा रिवर्स वोल्टेज है 10 वोल्ट का। कह रहा है कैलकुलेट करो एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये एक तरीके से हम लोग से डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। डायनेमिक रेजिस्टेंस कब निकालना है, जब मेरा डीसी करंट 25 मिली एम्पियर हो। इसे निकालना है जब आईडीसी या फॉरवर्ड डीसी करंट मेरा कितना है, 25 मिली एम्पियर। निकाल सकते हैं, देखिए क्या होता है, देखिए हाँ ये सिलिकॉन का है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। जो एसी रेजिस्टेंस होता है ना, या हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, आर ऑफ एसी से बोलते हैं, वो हमारा बल्क रेजिस्टेंस प्लस जंक्शन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो आरबी क्या है मेरा, आरबी होता है मेरा बल्क रेजिस्टेंस, और आरजे मेरा क्या होता है, आरजे होता है मेरा जंक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार हम लोग बल्क रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो जो मेरा बल्क रेजिस्टेंस होता है, ये मेरा होता है फॉरवर्ड माइनस रिवर्स वाला अपॉन में फॉरवर्ड करंट। तो भैया इसने फॉरवर्ड कितना दिया है, इसने फॉरवर्ड वोल्टेज
1.2 वोल्ट दी थी, और बैकवर्ड वाली कितनी दे रखी है इसने, या रिवर्स 1.2, और हाँ ये वी बी हमारा माइनस में सिलिकॉन है तो 0.7 हो गया अपॉन में और क्या दिया इसने, आई एफ कितना दे रखा है इसने, 100 मिली एम्पियर बोल रखा है ना, अपॉन में 100 मिली एम्पियर, तो ये तो 0.5 अपॉन 0.1, ये तो 5 ओम आ गया, राइट। अब एक जंक्शन रेजिस्टेंस और निकालना है यार। अच्छा ये याद रखिएगा, जो जंक्शन रेजिस्टेंस ना अलग अलग निकलता है, जैसे जंक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग निकलता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर मेरा जर्मेनियम होता है ना, तो जंक्शन रेजिस्टेंस होता है 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई एफ, ठीक है। और अगर मेरा सिलिकॉन होता है तो मेरा जंक्शन रेजिस्टेंस होता है 50 मिली वोल्ट अपॉन में आई एफ। अब देख लीजिए इसने सिलिकॉन दे रखा है तो 50 मिली अपॉन में फॉरवर्ड डीसी करंट कितना बोल दिया इसने, 25 मिली एम्पियर बोल रखा था ना, तो कितना होगा, ये 2 ओम हो गया। तो अब बताइए एसी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 2 मतलब 7 ओम हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये दो चीज आप लोग को याद रखनी है, एक आरबी आपको याद रखना है, वी एफ माइनस वी वी अपॉन में आई एफ होता है, और एक जंक्शन रेजिस्टेंस याद रखना है कि जो जर्मेनियम होता है वो 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई एफ होगा, और सिलिकॉन के लिए 50 मिली वोल्ट अपॉन में आई एफ होगा, ठीक है। और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसको हम एसी रेजिस्टेंस कहते हैं, वो दोनों का समेशन हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या बनेगा अपना, बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, जो जो पूछ रखा है, ठीक है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोग को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बता ही देंगे आप लोग, ये कह रहा है जो बल्क रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पी एन डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बाइस होता है। दूसरा कह रहा है जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है इज द कंबाइनेशन ऑफ बल्क रेजिस्टेंस एंड जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। अच्छा, तीसरा कह रहा है जो जंक्शन रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है एंड डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉरवर्ड करंट के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर हम लोग देखें, मैंने आपको 2-3 चीज बताई थी। एक तो मैंने आप लोग को बल्क रेजिस्टेंस बता के आया था। बल्क रेजिस्टेंस जैसे था क्या, बेसिकली जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करे पी एन डायोड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पी एन डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बाइस, वो होता है मेरा बल्क रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैंने बल्क रेजिस्टेंस रिवर्स बाइस के ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस बोली था, फॉरवर्ड बाइस में होता है, रिवर्स बाइस कैसे होगा, ठीक है। और जो बल्क रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, वी एफ माइनस वी बी बाय आई एफ, ठीक है। अब दूसरा बात मैंने समझाया था, दूसरा आपको जंक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। जंक्शन रेजिस्टेंस मैंने क्या बता के आया था आप लोग को कि जो जंक्शन रेजिस्टेंस होता है ये मेरा 25 मिली वोल्ट बाय आई एफ होगा जर्मेनियम के केस में, और 50 मिली वोल्ट बाय आई एफ होगा किसी केस में, सिलिकॉन के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिपेंड तो कर ही रहा है फॉरवर्ड करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो और तीसरा देख लीजिए, तीसरा मेरा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, को मैंने बता ही दिया कि कंबाइनेशन होता है दोनों, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, पहला पॉइंट गलत हो गया, ये दूसरा सही है, ट्रू है, और ये भी गलत है क्योंकि ये हमारा फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। इज दिस क्लियर, ये बात आप लोग को समझ आ गई, तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करो ऑड स्टेटमेंट को फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड स्टेटमेंट बतानी है आप लोग को। पहला कह रहा है कि एलॉय जंक्शन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय एम्प्लॉइंग द फ्लोटिंग जोन टेक्निक। दूसरा कह रहा है जो एपिटेक्सियल जंक्शन होता है वो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पी एन डायोड विद द हाई कैपेसिटेंस वैल्यू। तीसरा कह रहा है जो ग्रो जंक्शन होता है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पी एन डायोड विद हाई पीआईवी रेटिंग एंड लो कैपेसिटेंस वैल्यू। अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग ने त्रिशूल 2.0 के जो सेशन हुआ था मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें मैंने आप लोग से ये जितने जो भी हमारा फैब्रिकेशन टेक्निक होता है वो मैंने आप लोग से वहां पे डिस्कस किया होगा, एंड आई होप आप लोग को उसमें याद होगा।
जो मैंने उसके अंदर क्वेश्चन बनाया था कि जो हमारा कैट विस्कर वायर होता है किसमें यूज होता है, तो जिस जिस बच्चों को पता है वो अभी बताइए मुझको जरा कमेंट करके किसमें यूज होता है। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास बहुत सारी फैब्रिकेशन टेक्निक होती है। जैसे हमारे पास होती है ग्रोन जॉनसन टेक्निक। देखिए ग्रोन जंक्शन में बस खाली आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि ग्रोन जंक्शन में हम लोग फ्लोटिंग जोन टेक्निक यूज करते हैं फैब्रिकेशन के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एलॉय जंक्शन टेक्निक। देखिए एलॉय जंक्शन हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे हमें पीएन डायोड की हाई पीआईवी चाहिए होती है और करंट रेटिंग चाहिए होती है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एलॉय जंक्शन कहां यूज होता है, यूज टू गेट हाई पीआईवी एंड करंट रेटिंग। दूसरा जिसका लार्ज जंक्शन कैपेसिटेंस हो, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे लार्ज जंक्शन कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज करेंगे हम एलॉय जंक्शन का। बाकी जो चीज मैंने बता रखा है वो सब सेम है उसमें, जो जो प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, ठीक है। जो एडिशनल पॉइंट है वही बस खाली बताते हुए चलता हूं। एक डिफ्यूज जंक्शन भी होता है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। अगर देखिए हमारा डिफ्यूज जंक्शन देखिए एक बार, देखिए डिफ्यूज जंक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक हमारे इसके अंदर सॉलिड डिफ्यूजन होता है, एक इसके अंदर हमारा होता है गैसियस डिफ्यूजन। एक सॉलिड डिफ्यूजन होता है और एक होता है हमारा, ठीक है, गैसियस डिफ्यूजन होता है। और इसके अंदर क्या है, और आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डिफ्यूज जंक्शन होता है ये मोर टाइम लेता है, मोर टाइम कंपेयर टू एलॉय जंक्शन, ठीक है। बस हो तो गए सारे के सारे अपने। और एक एक यार एपिटेक्सियल का याद रखिएगा, जो एपिटेक्सियल जंक्शन से जो हम फैब्रिकेशन करते हैं जो लो रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो एपिटेक्सियल जंक्शन से जो हमारी फैब्रिकेशन होती है वो हमारा किस लिए होता है, टू फॉर्म लो रेजिस्टेंस डायोड, टू फॉर्म लो रेजिस्टेंस डायोड। और मैंने आपको बता रखा था जो कैट विस्कर वायर तो हमारा पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड में यूज होता है ना, पॉइंट कॉन्टेक्ट जंक्शन में यूज होता है। तो कैट विस्कर हमारा कहाँ यूज होता था, पॉइंट कॉन्टेक्ट जंक्शन में यूज होता था। और एक चीज और मैंने बताया था कि इसके अंदर आपका पॉइंट कॉन्टेक्ट जंक्शन के अंदर इसका भैया लो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है। ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। क्या क्या बताया कि जो एलॉय जंक्शन होता है उसका फ्लोटिंग जोन टेक्निक होता है, गलत है। एपिटेक्सियल हाई कैपेसिटी वैल्यू गलत है। ग्रोन जंक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये भी गलत है, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताओ, करेक्ट आंसर होगा डी, सारी स्टेटमेंट गलत है इसकी, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर या
राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करो यार ऑड स्टेटमेंट फ्रॉम द, आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलईडी। ये कह रहा है भाई एलईडी के बारे में ऑड स्टेटमेंट बता दीजिए फटाफट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो लॉन्गर लेग होता है एलईडी का वो रिप्रेजेंट करेगा एनोड को, लेकिन जो शॉर्टर लेग होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कैथोड को। दूसरा कह रहा है कि अगर एलईडी मेरी गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है तो जो लाइट जो एमिट करेगी एलईडी वो इनविजिबल होगी। अच्छा जी। चौथा, तीसरा कह रहा है कि जो एज एमिटिंग एलईडी होते हैं वो एक ही वो जो एमिट करेंगे वो परपेंडिकुलर एमिट करेंगे विद पीएन जंक्शन प्लेन। चौथा कह रहा है नन। बताइए जरा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑड है। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एलईडी फोटोडायोड के बीच में अंतर बता रखा है ना, जो अपनी क्लास हो रखी है पिछली क्लास, तो उन समय बता रखा, तो वो बाकी सब तो वही रहेगा। बाकी जो कुछ पॉइंट अगर मुझे लगता है कि मैं बच गया होगा वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग कवर अप कर लें। देखिए याद रखिएगा एलईडी की ना दो लेग होती हैं, एक होती है लॉन्गर लेग और एक होती है हमारी शॉर्टर लेग। जो मेरी लॉन्गर लेग होती है ना वो मेरी एनोड की तरह यूज होती है, तो उसको पॉजिटिव की तरह यूज करेंगे, और जो शॉर्टर लेग होती है वो मेरी कैथोड की तरह यूज होगी, नेगेटिव की तरह। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा देखिए क्या एलईडी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की एलईडी होती है, किसी का कलर भैया ब्लू निकल रहा है, कोई लाल निकल रहा है, कोई पीला निकल रहा है। तो उसमें क्यों निकलता है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम कर रखा है, जो एलईडी होता है बेसिकली 3 मटेरियल से फ्रेम हो सकती है। एक तो मेरी हो सकती है गैलियम आर्सेनाइड से, एक मेरी गैलियम फास्फोरस से, और एक मेरी गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस से। अब देखिए जो एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनती है वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन देती है। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब क्या होती है, इनविजिबल लाइट। दूसरा जो जीएपी से बनती है वो मेरी रेड या ग्रीन लाइट देती है। ये 3 आपको याद रखनी है। और जो मेरी गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस से बनती है ये हमारी रेड येलो लाइट देती है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरी बात भैया ये सब पता ही है कि जब फॉरवर्ड वाइज होगा तब मेरा एलईडी वर्क करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई रखी है, तो आप लोग को इसके बीच में वरी होने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज एक चीज याद रखिएगा, जो एलईडी मेरे पास 2 टाइप की बनेगी। ठीक है, एक मेरी बनती है सरफेस एमिटिंग एलईडी और एक मेरी बनती है एज एमिटिंग एलईडी। तो जो मेरी सरफेस एमिटिंग एलईडी होती है वो भैया जो लाइट एमिट करती है ना वो मेरी परपेंडिकुलर होती है टू पीएन जंक्शन, और जो मेरी एज एमिटिंग होती है, जो मेरी लाइट एमिट करती है ना वो मेरी पैरेलल होती है टू पीएन जंक्शन। ये 2 पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जैसे एलईडी है वैसे लेजर वेजर के बारे में पूछ सकता है आप लोग से, वैसे मैंने करवा दिया है आप लोग को, लेकिन तब भी याद रखिएगा जो मेरा लेजर लाइट की जो बीम प्रोड्यूस होती है उसकी भैया 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट मतलब होता है कि भैया इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक मतलब ये होता है कि भैया एक ही इसके अंदर वेवलेंथ होगी और एक कलर की होगी। तीसरा मेरा ये कोलिमेटेड होता है। कोलिमेटेड मतलब क्या होता है भैया, ये सारी जो भी हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को पता होनी चाहिए लेजर लाइट के बारे में। अब थोड़ा सा हमारा डीसी पावर सप्लाई वाला टॉपिक बचा हुआ था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ भी चीज नहीं बचेगा। देन आज शाम को हम लोग उसकी क्लास करेंगे नॉन टेक्निकल की, जिसमें हमारा ज्योग्राफी पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब एक बार यार देख लेते हैं, एक बार डीसी पावर सप्लाई का एक बार टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डीसी पावर सप्लाई। देखिए डीसी पावर सप्लाई में हमारे पास 2 टाइप की सप्लाई होती हैं। एक तो होती है मेरी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। देखिए जो मेरी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है ना वो होती है जिसका डीसी टर्मिनल वोल्टेज अफेक्ट होता है बाय अमाउंट ऑफ लोड। ठीक है, लिख लीजिएगा हुज
डीसी टर्मिनल वोल्टेज गेट अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ लोड। ठीक है, एक होती है हमारी क्या बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का बीच में देख लीजिए क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि जो डीसी टर्मिनल वोल्टेज होती है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं या वो फिक्स होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज। तो इसके लिए हम लोग इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा के रखते हैं अलॉन्ग विद द फिल्टर। ठीक है, तो रेगुलेटर पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम हो सकता है पूछ ले आप लोग से। तो क्या करते हैं, अगर डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई है तो पहले तो भैया एसी इनपुट जाएगी, एसी इनपुट को हम लोग किसमें दे देंगे, रेक्टिफायर में दे देंगे। डीसी बनेगा, इसमें से रिपल उपल होगी तो उसको भगाने के लिए फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर से आगे देंगे तो भैया वोल्टेज को कौन सा रखना है, तो एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा देंगे। और उसके बाद अगर वोल्टेज डिवाइडर वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर लगा के आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डायग्राम हो जाएगा। अब एक बार फटाफट फिल्टर्स को देख लेते हैं कि फिल्टर्स में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है हम लोग से। और हम लोग ने फिल्टर को डिस्कस नहीं किया है तो इसलिए थोड़ा सा फिल्टर को देख लेंगे एक बार फटाफट, बट देखेंगे उतना ही जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। ठीक है, देखिए फिल्टर का एक ही काम होता है, अगर आप लोग को पता हो, फिल्टर का एक ही काम होता है कि भैया जो भी रिपल है उसको मिनिमाइज कर दे या उसको एलिमिनेट कर दे। ठीक है, टू मिनिमाइज या एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ रिपल प्रेजेंट इन आउटपुट। ठीक है, ये काम होता है। अब फिल्टर भी हमारे पास कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है कैपेसिटर फिल्टर हो सकता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर हो सकता है, चोक फिल्टर हो सकता है, पाई फिल्टर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फिल्टर बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस कर लेंगे और किसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर की। देखिए शंट कैपेसिटर फिल्टर का एक ही काम है कि भैया ये जो भी मेरा लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसके पैरेलल में हमारा शंट कैपेसिटर लगा रहेगा फिल्टर आउट करने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी जो जैसे अगर सपोज आपका हाफ वेव लग रखा है, फुल वेव लग रखा है, कुछ भी आप लगा के सर्किट को कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या क्या है, जब हम लोग शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं तो उसमें जो इसका रिपल कंटेंट होता है वो मेरा बनता है 1/2√3 FC इंटू RL। ये बनता है हाफ वेव के लिए। अगर ये फुल वेव होगा तो क्या होगा, 1/4√3 FC इंटू में RL, ये होगा फुल वेव के लिए। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मेरा रिपल कंटेंट है या रिपल फैक्टर है या जो रिपल में एलिमिनेट कर रहा हूं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर और भैया लोड रेजिस्टेंस के ऊपर, डिपेंड ऑन C एंड RL। तो इसका मतलब क्या है कि अगर C या RL मेरा बढ़ेगा तो भैया रिपल कंटेंट घटेगा। ये बात तो क्लियर होगी सबको। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, और अगर मेरा ऐसे कहें हम लोग कि अगर मेरा लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने का मतलब क्या है, आउटपुट करंट बढ़ रहा है। आउटपुट करंट मेरा कब बढ़ेगा, जब मेरा भैया RL घट रहा होगा। ठीक है, RL कम हो रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, रिपल कंटेंट मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करेगा, आई होप यार आप लोग आंसर कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। तो ये दो चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में था। और शंट कैपेसिटर फिल्टर में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि
कि व्हाट इज द इफेक्ट, अगला टॉपिक में दे रखा था इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर कैपेसिटेंस। भैया फिल्टर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने क्या देखो भैया, सी बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है बताओ जरा मुझे, रिपल घट रहा है ना, और तो कुछ है ही नहीं। पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि सी बढ़ने से हमारा जो पीक करंट है डायोड में वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा पीक करंट इन डायोड। और क्या कर सकता है, सी बढ़ने से हमारा रिड्यूस करेगा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट पल्स थ्रू डायोड। क्यों? क्योंकि भैया सी बढ़ गया तो हमारा टाइम कांस्टेंट बढ़ गया, राइट? ठीक है, तो मतलब जल्दी चार्ज होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। रिड्यूस टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट पल्स थ्रू डायोड। ठीक है, अगला देखिए और क्या बन सकता है। हाँ, और ये बस, और क्या करेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, बस ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ एक काम और कर सकता है भैया, जो सी बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो ज्यादा वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा VDC को। ठीक है, ये पॉइंट आपको और याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार आओ फटाफट यार सीरीज इंडक्टर फिल्टर का यूज कर लेते हैं कि भाई सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहां यूज होगा। अगली हेडिंग डालिएगा सीरीज इंडक्टर फिल्टर। देखिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर की अगर हम लोग बात करें तो भैया L लगा के यहां पे हम लोग लोड लगा देंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग कुछ भी जो ऐड करना हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर अब आपको 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर इसका रिपल की हम लोग बात करेंगे, रिपल कंटेंट, रिपल फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा बनता है RL अपॉन में 3√2 ओमेगा L। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर का रिपल कंटेंट कब घटेगा, जब मेरा RL घटेगा रिपल कंटेंट घटेगा। ठीक है, RL घटेगा रिपल कंटेंट घटेगा, और RL घटेगा तो क्या है, लोड करंट मेरा बढ़ना चाहिए। भाई लोड करंट बढ़ेगा तो रिपल कंटेंट बढ़ेगा, तो रिपल कंटेंट घटेगा। तो याद रखिएगा ये इसमें ये होता है। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा किसी भी केस में कि अगर मेरा लोड रेजिस्टेंस घट रहा है और मुझे रिपल को फिल्टर आउट करना है तो हम लोग कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, शंट करेंगे, सीरीज करेंगे, तो आंसर कर लीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा भैया, अगर कह रहा है इंडक्टेंस बढ़ा दे रहा हूं मैं, L बढ़ा दे रहा हूं, तब भी मेरा रिपल कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, रिपल कंटेंट तब भी मेरा घट जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है, राइट? फ्रीक्वेंसी का भी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तब भी घट जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, भूलना नहीं है आप लोग को, राइट? ये हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर का था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक हमारे इसी में चोक फिल्टर होता है। देखिए चोक फिल्टर मतलब होता है LC फिल्टर, मतलब इसमें आप L का भी यूज कर रहे हैं, C का भी यूज कर रहे हैं टू फिल्टर आउट दी हार्मोनिक्स या रिपल। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि भैया इंडक्टर था तो उसमें रिपल कब निकल रहा था, रिपल घट रहा था जब RL घट रहा था। लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें रिपल कब घट रहा था, जब मेरा RL बढ़ रहा था। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो रिपल है, रिपल का जो एलिमिनेशन है वो इंडिपेंडेंट हो गया। रिपल का एलिमिनेशन जो हुआ वो इंडिपेंडेंट हो गया RL से। ये बात समझ आई? रिपल का एलिमिनेशन इंडिपेंडेंट हो गया RL से। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो उसका जो रिपल फैक्टर बनेगा या रिपल कंटेंट बनेगा, दैट इज इक्वल टू √2/3 इंटू में XC/XL। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग ये हमारा बन जाएगा, या सिंप्लीफाई क्या ही करना, या आप इसको याद रख सकते कि प्रोपोर्शन बनेगा 1/LC के। तो भैया C बढ़ा लो, रिपल कंटेंट घट जाएगा,
एल बढ़ा लो, रिपल कंटेंट घट जाएगा। ये पॉइंट आपको और याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, चोक फिल्टर या एलसी फिल्टर के बारे में। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, जितनी चीज बता दे रहा हूं वो फाइनल है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन से बाहर जाने वाला है। अगला देख लो, एक हमारा पाई फिल्टर होता है भाई। पाई फिल्टर को हम लोग सीएलसी फिल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएलसी फिल्टर भी कहते हैं। क्या क्या काम करेगा, देखो कुछ नहीं करना, एक कैपेसिटर यहां लगेगा, एल लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, और यहां पे लग गया आरएल लग गया, तो उसको हमने C2 बोल लिया, C1 बोल लिया और एल बोल लिया। आओ इसको फटाफट देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। अब देखो, जो मेरा ये सीएलसी या पाई फिल्टर होता है, इसमें जो रिपल फैक्टर होता है या रिपल कंटेंट होता है, वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा प्रोपोर्शन होता है 1/L/C1/C2 इंटू में RL के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा √2 XC1 XC2 अपॉन में RL इंटू में XL, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा भाई, C1 बढ़ा लो, C2 बढ़ा लो, RL बढ़ा लो, L बढ़ा लो, सब कुछ बढ़ाओगे, रिपल फैक्टर मेरा घट जाएगा। और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। और याद रखिएगा, जो पाई फिल्टर और सीएलसी फिल्टर होता है, ये मेरा हाईएस्ट आउटपुट वोल्टेज देता है, ये मेरा हाईएस्ट आउटपुट वोल्टेज देता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इतना लिख लीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। एक यार कभी कभी ये ब्लीडर रेजिस्टेंस के ऊपर पूछ लेता है, तो भाई देखो ब्लीडर रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं है, सुन लीजिए एक बार। ब्लीडर रेजिस्टेंस से 2 या 3 पॉइंट पूछता है बार बार। देखिए पहली बात तो याद रखिए, ब्लीडर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में हम लोग आरबी लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम ब्लीडर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके 2-3 काम होते हैं। पहला तो काम होता है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन को उसको इंप्रूव करवाना होता है, इसलिए हम लोग लगा देते हैं। क्योंकि जब भी हमारा रियल लोड कनेक्ट होगा तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होगा इसके आरएल के अक्रॉस, ठीक है। तो इससे हमारी वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होती है। पहली चीज आप लोग को ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, बेसिकली जो डिफरेंस होता है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड का, तो उस डिफरेंस को ये ब्लीडर रेजिस्टेंस हेल्प करता है कम करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, दूसरी चीज ये होती है, तो या लिख लीजिए पहले एक बार, इंप्रूव करेगा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई, ठीक है। दूसरा लिखिए, प्रोवाइड करेगा अ पाथ फॉर फिल्टर कैपेसिटर टू डिस्चार्ज ड्यूरिंग नो लोड, thus प्रोवाइडिंग एडिशनल सेफ्टी। और इसी चक्कर में इसको हम लोग ब्लीडर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा काम करेगा ये भैया, मिनिमम करंट मेंटेन करेगा थ्रू चोक, मेंटेन मिनिमम करंट थ्रू चोक, ठीक है। तो इंप्रूव करेगा फिल्टरिंग एक्शन को। और एक बार पूछा था ब्लीडर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा, जो आरबी वैल्यू इज सच डेट इट कंडक्ट 10% ऑफ टोटल लोड करंट, ठीक है। बस ये 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यार आप लोग को कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरी तरफ से। जो पूरा रिवीजन हो चुका है किसका, केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग ने रिवीजन वही पार्ट किया जो मैंने नहीं डिस्कस किया था, जो मुझे लगता था कि आप लोग से नहीं हो पाएगा। तो यार आप लोग इतने के ऊपर फोकस रखिएगा और कुछ नहीं सोचना है एग्जाम में। और आज हम लोग शाम को यार ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
तो मैं ज्योग्राफी की क्लास का लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मुझको नहीं लगता कि और कुछ रिक्वायर्ड है आप लोग को करने से। हाँ, बाकी और कुछ डाउट होगा तो यार आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम वाली क्लास में, 8:30 की जो क्लास होगी, लाइव ले लेना यार, ठीक है। हाँ, मिलते हैं क्लास में आप लोग से, ठीक है। थैंक यू सो मच।